गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु दत्त सौकरिया। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ आप सब टनाटन होंगे। तो बच्चों, पहली क्लास में हमने बात की थी संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में। दूसरी क्लास में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएँ, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनके बारे में। और आज हम प्रश्नावली 1.1 8th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के जो विशेष गुणधर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म। अगर हम उसमें बात करें तो पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे ताकि हमें इसके जो क्वेश्चन है वो करने में थोड़ी आसानी रहे। परिमेय संख्याओं में गुणधर्म है पहला समवृत्त। कौन सी संख्याएं समवृत्त होंगी, कौन सी संख्याएं समवृत्त नहीं होंगी। अगर हम समवृत्त की बात करें तो पहले हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के समवृत्त है या नहीं है, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के समवृत्त है या नहीं है, पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए समवृत्त है या नहीं है, और पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवृत्त है या नहीं है। हम इन चारों बातों के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पूर्ण संख्याएं, अब आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है बच्चों? जीरो से। जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जितने भी संख्याएं आएंगी बच्चों वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत शामिल होंगी। तो बच्चों, अब हम पहला जो संक्रिया है वो करके देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवृत्त है या नहीं। बच्चों, ये पढ़ के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, ये क्या चीज़ है। तो बच्चों, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ये जो गुणधर्म है ये ऐसे हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो आप पूर्ण संख्याएं हैं आपके पास 2 या 3 जो भी, अगर आपके पास पूर्ण संख्याएं हैं और आप उनका योग करते हो, अगर आपके पास पूर्ण संख्याएं हैं और आप उनका योग करते हो, तो क्या योग का हल भी एक पूर्ण संख्या ही होता है क्या? तो बच्चों, ये चीज़ें हमें देखनी है, उसी का इसमें उत्तर बताना है। तो बच्चों, एक पूर्ण संख्या लेते हैं हम 0, दूसरी संख्या ले ली हमने 2, हल कितना है हमारे पास? 2। तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? हाँ बच्चों, हमें योग करने से ऐसा प्राप्त हुआ कि 2 एक पूर्ण संख्या है। हमने 0 और 2 का योग किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, और 2 एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए कैसी है? समवृत्त है। ठीक है बच्चों। बच्चों, आगे हम बात करेंगे व्यवकलन के लिए। किसके लिए? व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का अर्थ होता है बच्चों घटाना। व्यवकलन के लिए समवृत्त है या नहीं है। बच्चों, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। तो इसके लिए बच्चों हम देखते हैं, कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं बच्चों। जैसे ले ली हमने, एक तो ले ली 5, दूसरी पूर्ण संख्या ले ली 7। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? घटाने का। अगर 5 में से हम 7 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। अब आप देख के बताइए, क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? हमें पूर्ण संख्या के गुणधर्म में बताया गया था कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्याएं हमेशा या सर्वदा धनात्मक ही होती है। लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक में आ गया 2। तो क्या पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए समवृत्त होगी? व्यवकलन के लिए समवृत्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन की समवृत्त नहीं होगी। आगे बच्चों हम बात करते हैं गुणन संक्रिया पे।
क्या पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए समृद्ध होगी या नहीं? तो बच्चों हम देखते हैं क्या पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए समृद्ध होगी या नहीं होगी। अब हमें फिर वही उदाहरण लेना है। उदाहरण कैसे? मान लो दो पूर्ण संख्याएं ले ली हमने, a व b। a का मान हमने 2 रख दिया, b का मान हमने 4 रख दिया। अगर 2 और 4 को हम गुणा करेंगे, गुणन संक्रिया के लिए है ना, अगर 2 और 4 को हम गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 8। तो क्या 8 एक पूर्ण संख्या है? हाँ बच्चों, 8 एक पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्या होगी? समृद्ध होगी। अगला गुणधर्म बच्चों हम देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए समृद्ध होगी या नहीं, करके देखते हैं बच्चों। हम दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं। मान लो बच्चों, जैसे हमने एक संख्या ली 6/5। पहली संख्या है पूर्ण संख्या 6, दूसरी संख्या ली हमने 5। दे रखा है कि भाग के लिए समृद्ध होगी या नहीं, तो भाग देके देखना पड़ेगा ना। 6/5 लिख लो या 5/6 लिख लो। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या कभी भी एक पूर्ण संख्या आएगी अपने पास? नहीं बच्चों, कभी भी अपने पास एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसका मान हमेशा दशमलव में ही आएगा। अगर हम इसको सोल्व करें 1.2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं होती है। बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इसी गुणधर्म के बाद अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं पे। क्या पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती है या नहीं? पूर्णांक संख्याएं वैकलन के लिए समृद्ध होती है या नहीं? पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए समृद्ध होती है या नहीं? और पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए समृद्ध होती है या नहीं? ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला है योग के लिए, पूर्णांक संख्याएं फर्स्ट योग के लिए समृद्ध है या नहीं? ये हमें ज्ञात करना है कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समृद्ध है या नहीं है। बच्चों पहली बात तो ये पूर्णांक संख्याओं का हमने पहली क्लास में गुणधर्म समझा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, उदासीन भी बोलते हैं उसको, 3 प्रकार की होती है। धनात्मक में तो सारी पॉजिटिव संख्याएं, माना कि 0 से लेकर और अनंत तक। ऋणात्मक की अगर हम बात करें तो -1 से लेकर और अनंत तक। और उदासीन की बात करें तो इसमें क्या शामिल होता है? 0। धनात्मक की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव में। ऋणात्मक की अगर हम बात करें तो -1 से लेकर अनंत तक। और उदासीन की बात करें तो इसमें हम शून्य को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? शून्य को। ये पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म थे।
तो बच्चों अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए योग समृद्ध है या नहीं है। मान लो बच्चों हम कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे मान लो हमने ली एक तो -6 प्लस में हमने कर दिया 7, कितना उत्तर आया बच्चों 1। प्लस के 7 में से माइनस के 6 कट जाएंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में यह नियम काम करता है कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, बड़ी वाली संख्या के साथ में जो भी चिन्ह होगा वो हल में हमेशा उत्तर के साथ आएगा। तो 1 किसका है, प्लस का बोल सकते हैं। तो हमने पूर्णांकों के गुणधर्म में पढ़ा था कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समृद्ध होगी। दूसरा हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं व्यय कलन के लिए समृद्ध होगी या नहीं। दूसरा हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं व्यय कलन के लिए समृद्ध होगी या नहीं। बच्चों हम दो पूर्णांक संख्याएं लेते हैं, मान लो जैसे हमने संख्या ली एक तो 3 और हमने घटाने के तौर पर संख्या ली 2। बच्चों 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो इसके अनुसार तो हम कह सकते हैं एक धनात्मक संख्या है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यय कलन के लिए समृद्ध होगा। पूर्णांक संख्या क्या होगी, व्यय कलन के लिए समृद्ध होगी, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर हमें एक पूर्णांक संख्या ही तो प्राप्त हो रही है। अब अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, मान लो कि हमने एग्जाम्पल लिया -7 और -6। इन दोनों को बच्चों नियम आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस में अगर संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो -13 है क्या एक पूर्णांक संख्या है। हाँ बच्चों हमने गुणधर्म में पढ़ा था कि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि -13 भी पूर्णांक संख्या है। तो हम इन दोनों नियमों से बात कर सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए भी समृद्ध होगी और पूर्णांक संख्याएं व्ययकलन के लिए भी समृद्ध होगी। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों पहले तो हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के लिए कि पूर्ण संख्या योग के लिए समृद्ध होगी या नहीं, व्ययकलन के लिए होगी या नहीं, भाग के लिए होगी या नहीं, गुणन के लिए होगी या नहीं। दूसरा हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्याएं योग, व्ययकलन, गुणन और भाग के लिए समृद्ध होगी या नहीं। अभी इसमें हमने गुणन और भाग नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्या गुणन के लिए समृद्ध होगी या नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों हमें कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो हम बच्चों पूर्णांक संख्याएं लेते हैं, जैसे मान लो एक संख्या ले ली हमने 6, दूसरी संख्या ले ली हमने 7। 6 × 7 दोनों को गुणा किया, कितना आया 42। तो क्या 42 एक पूर्णांक संख्या है। हाँ बच्चों ये धनात्मक संख्या है, तो 42 पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए भी समृद्ध होगी। क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए भी समृद्ध होगी। अगला देखते हैं हम बच्चों भाग के लिए समृद्ध होगी या नहीं पूर्णांक संख्याएं।
मान लो बच्चों हमने एक संख्या ली 63 और 63 में हमने भाग लगाया हमने 5 का। तो क्या बच्चों 63 में 5 का पूरी बार भाग जाएगा? चलो देखते हैं, बच्चों वाले तरीके से देखते हैं। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, 5 दूनी 10। तो बच्चों यहाँ तो 3 शेषफल बच गया, 3 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो इसको हम 12 से ही 3/5 लिख देंगे। लेकिन 12 से ही 3/5 तो एक पूर्णांक संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं होगी या फिर परिमेय संख्या में नहीं होगी, बटा में नहीं होगी। तो बच्चों अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं होगी, सर्वदा यह सत्य है।